जैसे कि मैंने भी बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी सोशल। जैसे विवेक जी ने बोला कि सोशली भी हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमें एक मीडियम मिला है जहाँ हम खुलकर अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातें, जो भी हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो अभी ये पहली मीटिंग है, और मैं ऐसा प्रे करती हूँ कि आगे ये हम सबको इससे बहुत फायदा पहुंचे। थैंक यू। थैंक यू फातिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके विचार इस मंच पर शेयर किए। हमारे साथ डॉक्टर वनीता मैम जुड़ गई है, उनका मैं इस ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप को मोटिवेशन और उत्साह देने के लिए। सो आपने अपना कीमती समय देकर इस मीटिंग में जुड़ गए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैम, मैम, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप दो शब्द कुछ बोलिए। थैंक यू सो मच जी। और सबको बहुत 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 स्वागत है। आई एम वेरी हैप्पी ये दिस नया सपोर्ट ग्रुप। मैं बहुत सालों से मैं कह रही हूँ कि सब पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर्स मतलब आप लोग पेशेंट्स तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास बहुत कम समय रहता है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कुछ एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाते हैं। और बहुत बहुत चीज़ें हैं जो एक्चुअली अगर थोड़ा सा ज़्यादा हम कम्युनिकेट करेंगे, जैसे फातिमा जी ने कहा था, थोड़ा सा ज़्यादा कम्युनिकेशन करने से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं विद डिस्कशन की। काफ़ी सारे हम जो डॉक्टर्स कहना चाहेंगे, और जो हमारे पास जो बहुत ही कम समय है हम बोल नहीं पाते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी ये अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपके जो भी आपके मन में है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, आप प्लीज सॉल्व कीजिए। वी विल ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व, एंड दिस इज अ वेरी ये बहुत अच्छा सा इनिशिएटिव है। कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, योर वैल्यूएबल फीडबैक। और सपोर्ट ग्रुप क्या होता है उसके बारे में आपने बहुत बेहतरीन और अच्छी तरीके से बताया। मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर अखिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप ओवर व्यू ऑफ ब्लैडर कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे प्रेक्षकों को। धन्यवाद संदीप जी, जी धन्यवाद थैंक यू। संदीप जी, विवेक जी और सभी लोग जो इस मंच पे आज जुड़ के आए हैं। फातिमा जी को स्पेशल धन्यवाद, जो उन्होंने अपने अच्छे विचार रखे इस तरह के मीटिंग के लिए। तो अब जैसे हम लोग ब्लैडर कैंसर से कनेक्ट प्रोग्राम से अब जुड़ रहे हैं। हमारा लंग कनेक्ट प्रोग्राम काफ़ी टाइम से चल रहा है और 100 से ज़्यादा मीटिंग्स ऑलरेडी की जा चुकी हैं लंग कनेक्ट की। ब्लैडर कनेक्ट का ये फर्स्ट मीटिंग है। पूरी टीम का काफ़ी एफर्ट रहता है, काफ़ी मेहनत रहती है इस तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। सबको एक मंच पे लाना काफ़ी मेहनत का काम होता है। कई बार पेशेंट्स शुरुआत में तो सोचते हैं कि इस तरह की मीटिंग ज्वाइन करके क्या करेंगे, लेकिन फिर जब कई पेशेंट से हमने बात की, जब वो हमारे ओपीडी में आते हैं, पूछा कि मीटिंग ज्वाइन करने पे आपको कैसा लगा, तो बोला कि सर हमने एक बार लास्ट टाइम ज्वाइन किया था, उसके बाद से अब हर बार हम ज्वाइन करते हैं। मतलब कई सारे पेशेंट्स ने ऐसा हमें बताया। उससे हमें भी एक हिम्मत होती है कि हाँ, इस तरह की मीटिंग से हमारे पेशेंट्स को, उनके साथ वालों को, सिर्फ पेशेंट को नहीं, उनके साथ वालों को भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और उनके लिए ये यूजफुल रहता है। तो इस तरह की मीटिंग से हमारा यही मेन टारगेट होता है कि कई तरह के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वनीता मैम ने हाईलाइट किया कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार पेशेंट्स ओपीडी में पूछ नहीं पाते हैं, या उस समय समझ में नहीं आता है, बाद में समझ में आता है, या हड़बड़ी में दिमाग में नहीं आता, या ऐसे कई सारी चीजें होती हैं कि उनके बारे में बात नहीं कर पाते। तो वो सारी बातें यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हो जाती है, क्योंकि एक डिजीज ग्रुप में कई बार क्वेश्चंस एक तरह के रहते हैं, तो सारे लोग को इस तरह की डिटेल इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो ये अच्छा रहता है। तो अब हम लोग आते हैं ब्लैडर कैंसर के ओवरऑल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं।
तो ब्लैडर कैंसर, जैसे कैंसर के बारे में सभी अब हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है कैंसर में, कि शरीर की कुछ कोशिकाएं तेजी से डेवलप करने लग जाती हैं और उन पे बॉडी का कंट्रोल नहीं रहता, और वो फिर डेवलप करते करते उस जगह पे भी स्प्रेड करती और दूसरे जगह पे भी स्प्रेड करने लगने की संभावना हो जाती है, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। मतलब जब तक बीमारी उस एरिया में लुकी हुई है उसको स्टेज 1, 2 या 3 रहता है। फिर बीमारी कहीं और फैल के किसी और ऑर्गन में चली जाए, जैसे लीवर, लंग्स, ब्रेन, ऐसे कहीं और जगह चली जाए तो स्टेज 4 डिजीज। तो ब्लैडर कैंसर में भी ऐसा ही है कि ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के आसपास रहे, पेशाब की थैली के अंदर रहे, तब तक तो स्टेज 1, 2, 3 है। पेशाब की थैली से बाहर निकल के कहीं और ऑर्गन में चली गई तो स्टेज 4 हो सकती है। कुछ नोड्स होती हैं, उस कंडीशन में भी स्टेज 3 रहता है ब्लैडर कैंसर। तो नोड्स क्या होता है, जो हमारे शरीर में बॉडी की इम्यूनिटी का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम में क्या होता है कि कुछ शरीर में फ्लूइड होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड बोलते हैं, ये ड्रेन करके नोड्स में जाता है, नोड्स में सूजन आने के चांसेस रहते हैं, तो उससे स्टेज 3 होने की संभावना होती है। अभी क्या है कि ब्लैडर कैंसर डिटेक्ट कैसे किया जाता है। सबसे कॉमन सिम्टम जिनके साथ मरीज हमारे पास आते हैं वो होता है कि पेशाब में ब्लीडिंग आना, मतलब पेशाब में रक्त निकलना। कई बार कोई चोट की संभावना हो, चोट लगी हो रिसेंटली, तो ब्लीडिंग वगैरह आना कॉमन हो सकता है। बट बिना कोई चोट लगे यदि पेशाब में ब्लीडिंग आती है तो एक खतरे का कारण रहता है। या तो शरीर में ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, मतलब रक्त को रोकने की, ब्लड क्लॉट बनने की एक जो प्रक्रिया होती है उसको रोकने की कोई पद्धति में गड़बड़ी हो, कोगुलेशन डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, या तो उस कारण से हो सकता है, या तो ब्लैडर की ही खुद की प्रॉब्लम हो, जिसमें से एक कैंसर काफी प्रमुख कारण है, उस कारण से हो सकता है। लेकिन ब्लड, पेशाब में ब्लड आया इसका ये मतलब नहीं कि सबको कैंसर होगा, लेकिन इसकी आगे की जांच जरूरी हो जाती है। तो पेशाब में ब्लड आना एक सिम्टम, बड़ा सिम्टम है। ब्लैडर कैंसर में ये एडवांटेज है लंग कैंसर के बनस्पत। लंग कैंसर में क्या होता है कि खांसी आ रही है, वो कई बार सीजन चेंज हुआ, ठंडी गर्मी से ठंडी सीजन आया, इस कारण से आ रही है कि लंग कैंसर से आ रही है, कोई बता नहीं सकता, तो जब तक डिटेल जांची हूँ नहीं पता लगता। लेकिन ब्लैडर कैंसर में क्या होता है कि रक्त आना एक बड़ा जल्दी डिटेक्ट होने की संभावना रहती है। तो इस बीमारी का ऐसा नेचर है कि कई बार बीमारी स्टेज 1, स्टेज 2 में भी डिटेक्ट हो पाती है। जबकि लंग कैंसर में ये समस्या है कि लंग कैंसर हमारे देश में 80 से 90% केस में स्टेज 4 में डिटेक्ट होते हैं। तो ब्लैडर कैंसर में की ये जो बात है, यदि इसको सीरियसली लिया जाए तो अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ये एक अच्छी बात है ब्लैडर कैंसर के बारे में। तो अब पेशाब में ब्लड आया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसमें यूरिन में कुछ टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन सैंपल में ही। यूरिन सैंपल में जो टेस्ट होते हैं तो हमें पता लगता है कि किस तरह का प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है। सीटी स्कैन किया गया तो उसमें संभावना होती है कि यदि पेशाब की थैली में कोई गांठ दिख रही है तो फिर आगे का टेस्ट किया जाए। उसके लिए नेक्स्ट स्टेप को TURBT बोलते हैं, मतलब एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, दूरबीन की जांच, जिसमें पेशाब की थैली में एक दूरबीन डाल के जांच की जाती है। वो पेशाब के नली के रास्ते से ही दूरबीन डाली जाती है, कोई चीर फाड़ उसमें नहीं करनी पड़ती, और उसको देखा जाता है। और यदि उसमें कोई गांठ दिख रही होती है तो उसकी बायोप्सी भी ली जाती है। तो उसकी बायोप्सी लेने से फिर कंफर्म होता है कि बीमारी किस तरह की है और किस स्टेज की तरफ जा रही है। तो सीटी स्कैन और बायोप्सी से पूरा एक क्लिनिकल पिक्चर बन जाती है कि आगे क्या करना है। अब जब डायग्नोसिस हो गया कि ब्लैडर कैंसर है और स्टेजिंग पता लग गई, यूजली जैसे मैंने बताया कि स्टेज 2, स्टेज 3 होने की संभावना ज़्यादा रहती है, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारे यूजली सर्जिकल टीम और रेडिएशन टीम दोनों से मीटिंग होती है, जिसको जॉइंट क्लिनिक डिस्कशन बोलते हैं। जॉइंट क्लिनिक मीटिंग होती है। जॉइंट क्लिनिक मीटिंग में डिस्कशन होता है कि क्या किस तरह का ट्रीटमेंट आगे के लिए बेस्ट रहेगा। मोस्ट ऑफ द केस में शुरुआत कीमोथेरेपी से की जाती है। कीमोथेरेपी 3 से 4 साइकिल देने के बाद सर्जरी करने का ट्राई किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि अर्ली स्टेज का बीमारी हो, स्टेज 1 या स्टेज 2 का हो, तो ब्लैडर को निकाला ना जाए, ऑपरेशन करके पूरा हटाना जो पड़ता है सर्जरी में, उसका एक दूसरा प्रक्रिया है जिसको कीमो रेडिएशन बोलते हैं। वो अर्ली स्टेज में कंसिडर की जा सकती है। कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक पैरामीटर्स होते हैं, मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं, वो देख के डिसाइड किया जाता है कि कीमो रेडिएशन के लिए सेफ, मरीज के लिए सेफ रहेगा कि नहीं। तो उस कंडीशन में
कीमो रेडिएशन किया जा सकता है यदि सारे पैरामीटर्स ठीक लगते हैं। तो कीमोथेरेपी देके या तो सर्जरी की गई या तो कीमो रेडिएशन किया गया, और कीमो रेडिएशन करने के बाद अभी के समय में एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी भी बोलते हैं, मतलब ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम तक के लिए 8 महीने से 1 साल के बीच तक इम्यूनोथेरेपी देने का भी गाइडलाइंस बताती हैं, क्योंकि उसका कुछ एडिशनल एडवांटेज दिखता है। तो इस तरह से मतलब सीधा सीधा ब्लैडर का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समराइज किया जाए, समझाया जाए कुछ सरल शब्दों में, तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी, इन तीनों का मिक्सचर, और सर्जरी होने के बाद एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी, ये इम्यूनोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अब लोग कई बार हमसे पूछते हैं कि इम्यूनोथेरेपी तो काफी कॉस्टली पड़ता है अभी भी। अच्छी बात है कि इम्यूनोथेरेपी के जेनरिक वर्जन आगे कुछ समय में आने वाले हैं, अगले 6 महीने में एक्सपेक्टेड है कि इम्यूनोथेरेपी के जेनरिक वर्जन आ जाएंगे। तो फिर हमारे लिए ये काफी आसान हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इम्यूनोथेरेपी देना। लेकिन यदि इम्यूनोथेरेपी नहीं भी दे पा रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट इसके बिना भी होता है, कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन के कॉम्बिनेशन में। किस समय कौन सा देना है ये हर मरीज के हिसाब से स्टेज वाइज डिसाइड किया जाता है, और उसके हिसाब से फाइनल डिसीजन लिया जाता है। फिर कुछ मरीजों का बीमारी जो होती है यदि एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होती है, जैसे मैंने बताया स्टेज 4 में है या स्टेज 3 का ऐसा कंडीशन है जिसमें सर्जरी या रेडिएशन सेफ नहीं लग रही है, उस कंडीशन में कीमोथेरेपी स्टार्ट की जाती है। अभी के डेटा ये बताता है कि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी साथ में भी दी जा सकती है, पहले कीमोथेरेपी देके बाद में इम्यूनोथेरेपी दी जा सकती है। अच्छी बात है कि इसके लिए कुछ और एडवांस दवाइयां जैसे कीमोथेरेपी, जिसको सिस्प्लेटिन कीमोथेरेपी बोलते हैं, यदि सिस्प्लेटिन कीमोथेरेपी पे बीमारी बढ़ गई हो तो कुछ एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं जिसको एडीसी ट्रीटमेंट बोलते हैं, यदि वो बढ़ गए हैं तो उसमें एक इम्यूनो ड्रग होती है जिसको इन्फोर्टूमेब वेडोटिन बोलते हैं। उसका फेज 4 स्टडी हमारे सेंटर में जस्ट अवेलेबल होने वाला है। डॉक्टर अनुज ही उसके पीआई हैं, मतलब प्रधान अधिवक्ता हैं। तो इस तरह की स्टडीज से हमारे मरीजों को जो ये महंगी दवाइयाँ हैं वो फ्री मिलने की संभावना बन जाती है। तो हम लोग यही कोशिश रहती है कि मरीजों को अध्ययन के बारे में बताएं, समझाएं। कई बार मरीजों के मन में ये रहता है कि नहीं, अध्ययन में गिनी पिग जैसा बना दिया जाता है। मैं हर बार प्लेटफॉर्म पे यदि कहीं बोलने का मौका मिलता है तो यही बात बताता हूँ मरीजों को कि अध्ययन का ये टारगेट नहीं होता कि किसी पे गिनी पिग जैसा बना के किसी को ट्रीटमेंट किया जाए या उनका प्रयोग किया जाए। मेन टारगेट ये होता है कि और ट्रीटमेंट में सुधार कैसे लाया जा सकता है वो देखा जाए। और जैसे फेज 4 अध्ययन का मतलब है कि ये दवाई ऑलरेडी इस कंडीशन के लिए अप्रूव्ड है, मतलब स्टेज 4 ब्लैडर कैंसर के लिए इन्फोर्टूमेब वेडोटिन जैसी जो दवाई है अप्रूव्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है। वो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस दवाई को देश में आने से पहले कुछ स्टडी करने के लिए फार्मा कंपनी को निर्देश दिया, जिसके कारण अब कंपनी इस तरह का अध्ययन करके देखना चाहती है कि हम हमारे देश के मरीजों में ये कितना लाभ कर रही है और साइड इफेक्ट कितने कर रही है। तो फेज 4 अध्ययन इस दवाई के, जैसे मैंने बताया, कुछ दवाइयों के हमारे सेंटर में अवेलेबल हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो अध्ययन से के बारे में कभी कुछ बताया जाए तो हमारे सारे मरीजों से और उनके केयर गिवर्स से, उनके जो देखभाल करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दें। कभी ये ना सोचें कि नहीं ये चीज उनके हद की नहीं, क्योंकि एज ए डॉक्टर हमारा यही मेन टारगेट रहता है कि मरीज की सबसे ज्यादा फायदा कैसा किया जा सके, ये मेन टारगेट रहता है। तो कई बार मरीज ये परेशान होते रहते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए फंड नहीं है, और इस तरह कई अध्ययन होते हैं जिसमें फंड डायरेक्टली टेस्ट का ट्रीट कॉस्ट, दवाई का खर्चा, सारा कुछ अध्ययन के थ्रू कवर हो जाता है। तो अब एक ट्रेंड हमारे देश में अब धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हो चुका है, जो अभी काफी शुरुआती स्टेज में ही है। लेकिन जैसे एक एग्जांपल के बताएं, हमारे सेंटर में ही एक स्टडी चल रही है, उसके लिए पेशेंट केरला से वाराणसी ट्रेवल करता है हर 3। एक मरीज जोधपुर का है, हर जोधपुर से वो वाराणसी आता है हर 3 हफ्ते। इसी तरह से एक पेशेंट गुवाहाटी के हैं, गुवाहाटी में भी कैंसर सेंटर है, टाटा का ही कैंसर सेंटर है, लेकिन उस अध्ययन में आने के लिए वाराणसी आते हैं। तो मतलब ये एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोग अध्ययन के बारे में थोड़े जागरूक हो रहे हैं और खुद खुद डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि क्या वो किसी अध्ययन के लिए फिट हो सकते हैं कि नहीं, ताकि वो उनका भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सके और आगे की जनरेशन के लिए भी ट्रीटमेंट में सुधार किया जा सके। क्योंकि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें ट्रीटमेंट में सुधार की नित नई आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी ट्रीटमेंट 100% परफेक्ट हो चुका है, ऐसा कभी नहीं होता। ट्रीटमेंट में नित सुधार की जरूरत होती है। तो इस सुधार के लिए हमेशा अध्ययन होते रहेंगे। तो इस तरह की चीजें पे यदि कोई डॉक्टर या कोई आपको बताए तो उसके बारे में ध्यान से सोचें। अध्ययन में ही भाग लेना ऐसा जरूरी नहीं है। आप अध्ययन के बारे में समझिए,
विचार कीजिए, अपने घर वालों से डिस्कस कीजिए, फिर फाइनल डिसीजन लीजिए कि अध्ययन में भाग लेना है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को जब जानते हुए अब ट्रीटमेंट कराते हैं तो ट्रीटमेंट के अच्छे फायदे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं और बीमारी को कंट्रोल करने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे मैंने बताया कि ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी तीनों का ही भाग होता है, तो एक टीम का कार्य होता है। तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि ये ट्रीटमेंट यहाँ कराएं, वहाँ कराएं, कहाँ कराएं, यहाँ नहीं करा सकते, ये घर से दूर पड़ रहा है तो कहीं और करा सकते हैं कि नहीं, सिर्फ टाटा में ही कराएं, ये टाटा के कहीं और भी करा सकते हैं। तो हमारा इस पे यही कॉमन आंसर रहता है कि जहाँ भी तीनों तरह के ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी एक हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल हो, तो क्या होता है कि टीम केयर, एक कंबाइंड केयर जिसको बोलते हैं, वो ग्रुप केयर अच्छा मिल पाता है। तो यही एक कोशिश रहनी चाहिए कि जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम केयर है वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी हॉस्पिटल में ले या एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ले, लेकिन जहाँ पे इस तरह की सारी फैसिलिटीज ट्रीटमेंट की अवेलेबल हो वहाँ पर ले। फिर दूसरी बात ऐसी रहती है कि लोग को लगता है कि बीमारी जो है स्टेज 1 की है, अभी ट्रीटमेंट लेना जरूरी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि बायोप्सी कर लिया तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये सब बहुत कॉमन भ्रांतियां हैं, बहुत जिसके कारण मरीज कई बार डर जाते हैं और बायोप्सी कराने से मना कर देते हैं। तो फिर से वही बात जो मैं लंग कैंसर के मरीजों को भी बताता हूँ कि बायोप्सी करके ही हमें पता लगता है कि किस तरह की एक्चुअल बीमारी है, किस तरह का आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जब तक हमें पता नहीं लगेंगी तब तक हम सही इलाज नहीं कर पाएंगे। तो बायोप्सी से न डरें, सही टाइम पे अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। कोई सिम्टम आ रहा है, जैसे हमने बताया कुछ सिम्टम्स आपको बताए, वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो बिल्कुल डरे नहीं, लेकिन सही समय पे अपने डॉक्टर को अप्रोच करें। जहाँ पे इस तरह की टीम केयर अवेलेबल है वहाँ कहीं पे भी दिखा सकते हैं। कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अभी अच्छी बात है कि टाटा हॉस्पिटल की कई सारी ब्रांचेस चालू हो गई हैं, और भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कैंसर केयर अवेलेबल है, टीम केयर अवेलेबल है। तो इस तरह की चीज जहाँ जो आपके निकट हो, घर के पास हो, जहाँ पे सही ट्रीटमेंट आपको लगता है मिल सकता है, या जहाँ पे भी विश्वास हो, क्योंकि हमने देखा कि विश्वास भी एक बड़ी चीज होती है। लोगों के मन में ये रहता है कि नहीं, हमें ट्रीटमेंट तो वहीं लेना है, चाहे भले हमें दूर भी जाना पड़े। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा घर वालों की सहमति हो और जैसा स्थितियां आपको परमिशन दे, उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और कभी भी घबराए नहीं, डट के लड़ाई करें। इस तरह की बीमारी में मन का संबल यानी हिम्मत ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। यदि हिम्मत हार गए तो स्टेज 1 कैंसर भी बीमारी कई बार तेजी से फैलती है, स्टेज 4 हो जाती है और फिर कुछ नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता है कि स्टेज 4 मरीज भी इतनी हिम्मत रहता है कि दवाइयों का इतना अच्छा इफेक्ट आ जाता है कि बीमारी लंबे टाइम के लिए कंट्रोल हो जाती है। तो मन की हिम्मत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैंसर की बीमारी में सबसे बड़ा खुद की हिम्मत रखना, फैमिली वाले यानी केयर गिवर्स की हिम्मत रखना बहुत जरूरी होता है। और बीमारी जब भी डायग्नोस होती है तो इससे घबराए नहीं, सही समय पे इसका इलाज कराएं और डट कर बीमारी से लड़ें, ताकि बीमारी को ठीक करने की पूरी से पूरी संभावना रहे। इसी के साथ मैं रुकता हूँ। अब हम लोग आगे कुछ और प्रश्न ले सकते हैं, और संदीप जी से रिक्वेस्ट करता हूँ आगे की प्रोसीडिंग। जी जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ओपीडी डॉक्टर डेज देखकर इतना समय से ब्लैडर कैंसर के बारे में काफी सविस्तर संक्षिप्त रूप में बताया। तो मैं आपका ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं डॉक्टर अखिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, अखिल सर का हो गया। हाँ सॉरी, डॉक्टर अनुज सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आपने ये सपोर्ट ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपकी क्या राय है, कैसे इफेक्टिव रहता है, क्या फायदा होगा, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मीटिंग में मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो पहले ही इस सपोर्ट ग्रुप के बारे में बताया था विवेक जी ने भी, संदीप जी ने भी। तो किसी भी बीमारी या किसी भी स्थिति में अगर आपके साथ कोई खड़ा हो तो आपकी जो उत्साह होती है, जो आत्मविश्वास होता है, जो आपका मनोबल होता है, वो बढ़ा रहता है कि आपको लगता है कि आपके साथ कोई है। अगर वैसा ही कोई आपको व्यक्ति मिल जाए जो उस राह से गुजरा है, तो आपको पता चल जाता है कि आप सही राह पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए इस सपोर्ट ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंस है
क्योंकि इस सपोर्ट ग्रुप में आपको इसी बीमारी से संबंधित, इसी ऑर्गन मतलब ब्लैडर की बीमारी से संबंधित और भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि किसी न किसी प्रकार से का इलाज इसमें ले रहे हैं। तो वो पहली बात तो कई बार आपके मन में कोई सवाल नहीं आता है, तो उनके सवाल से आप सीख सकते हैं, या आपको अपना सवाल उन्हीं के सवाल में नजर आएगा कि ये चीज मेरे मन में थी या ये चीज मैंने क्यों नहीं सोचा। इस तरीके से आप जो भी अज्ञानता है वो दूर हो सकती है। कई बार होता है कि आपको पता रहता है सवाल है, लेकिन आप झिझक के कारण आप पूछ नहीं पाते कि भाई ये तो बहुत साधारण सा सवाल लग रहा है, लोग इसके बाद मैं पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई इसको इतना भी नहीं पता है। तो ये चीजें कोई और पूछ लेता है तो लगता है हाँ चलो अच्छा कहो किसी ने पूछ लिया, तो ये एक ग्रुप में फायदा होता है। तीसरी चीज होती है कि कई बार लगता है कि ओपीडी में जब डॉक्टर बिजी हैं तो मरीज को लगता है कि प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता, वो प्राथमिकता नहीं सेट कर पाता कि क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, या उसको लगता है ये चलो 10 सवाल है, 10 में से हमने 2 भी पूछ लिया तो ठीक है, अगला हम बाकी सवाल हम अगली बार पूछ लेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत बिजी हैं, डॉक्टर साहब भी और बाकी भी बहुत सारे मरीज खड़े हैं पीछे हमारे, तो इस चक्कर में कई बार सवाल मिस हो जाता है। फिर इस तरीके से करते करते समय बीतता रहता है और वो चीजें सॉल्व नहीं हो पाती। तो इस सपोर्ट प्रोग्राम में जब एक हम लोग एक क्लोज कम्युनिटी की तरह बैठे हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, हमारे बीच में मॉडरेटर्स भी हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारे सोशल वर्कर या फिर जो समाज से जुड़े लोग हैं, सम्माननीय लोग हैं, और साथ में और पेशेंट्स भी हैं, तो इस जगह पे हम लोग अपनी चीजों को, हमारे पास समय भी पर्याप्त रहता है जिसमें कि हम अपनी बातों को रख सकें। और कोई भी सवाल चाहे तो हम डायरेक्ट पूछ ले, या फिर अगर हमको लगता है तो हम टाइप करके भी पूछ सकते हैं, तो ये एक झिझक वाली चीज हट जाती है। दूसरी चीज डॉक्टर अखिल ने अभी बता दिया ट्रीटमेंट के बारे में कि ज्यादातर मरीज, अच्छी बात यह है इस बीमारी के बारे में कि बहुत सी अन्य बीमारियां जैसे कि गॉल ब्लैडर का कैंसर हुआ, पेट का कैंसर, स्टमक कैंसर हुआ, लंग कैंसर हुआ, जो कि अंदरूनी अंग होने के बावजूद उसमें के कारण उसमें जो भी सिम्टम्स आते हैं वो काफी लेट आते हैं, तो कई बार बीमारी बहुत लेट पता चलती है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको ट्यूमर हुआ तो वो जो अगर ज्यादा समय उसमें ब्लीडिंग होती है या कोई दिक्कत होती है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो वो पेशाब के थ्रू ये चीज जल्दी शो करने लग गया, जल्दी पता चल चल जाता है। तो अगर लोग जागरूक हैं, उनको लगता है कि खून आ रहा है, तो उसका जांच करा के वो इस बीमारी को पहले दूसरे या तीसरे स्टेज में भी उसका डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट पूरी तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए जैसे हम लोग क्लोज ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सब लोग और जुड़ेंगे तो ये चीजें और समाज में जाएंगी, तो इसको हम लोग जल्दी डायग्नोस कर लेंगे। तो ये तो क्लोज ग्रुप मीटिंग की बहुत जो एडवांटेज है वो हम सब देख ही सकते हैं। संदीप जी। हाँ हाँ, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, मेरे कुछ एक दो सवाल है आपसे कि जैसे कि ब्लैडर कैंसर में जो ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं या क्या रख रखाव कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए ना। देखिए, कीमोथेरेपी जो है नाम से ही लोगों को काफी चिंता आ जाती है। पहली बात, सबसे पहला सवाल रहता है कि खर्च कितना आएगा, क्योंकि कई बार जो कीमोथेरेपी के मरीज होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या अर्निंग मेंबर हो या फिर एल्डरली हो। तो उनको लगता है कि हम अब डिपेंडेंट हो गए हैं, हमारा हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम घर के लिए कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो कमाने वाला है उसकी सारी कमाई चली हो सकता है चली जाए। तो सबसे बड़ा तो सवाल उनके दिमाग में यही रहता है कि खर्चा कितना आएगा। एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे, क्योंकि कीमो का नाम सुन के आजकल, आज से 10-15 साल पहले तो कीमो का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता था। अगर किसी ने किसी के घर परिवार में अगल बगल में उस 10-15 साल पहले किसी को ट्रीटमेंट हुआ हो कीमोथेरेपी के रूप में, तो जान वो देख के सिहर जाएगा कि पहले कितनी उल्टियां होती थी या साइड इफेक्ट होते थे, जो कि अब ट्रीटमेंट इवॉल्व होने के साथ काफी कम हो गए हैं। और उसके अलावा साइड इफेक्ट में एक तो उल्टी, दस्त, बुखार और बाल झड़ना, ये लोगों के मन में काफी सवाल रहता है कि बाल का क्या होगा। तीसरी चीज होती है कि कितनी बार अस्पताल आना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, क्योंकि जो हॉस्पिटल टर्शरी केयर सेंटर है या फिर मल्टी या फिर जैसे कैंसर स्पेसिफिक सेंटर है या जहाँ भी मल्टी स्पेशलाइज सेंटर है, वो सब ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, बड़े शहरों में है, और जो मरीज हैं वो हर जगह से आते हैं। तो तीसरा सवाल, शंका उनके मन में ये रहती है कि
कि हम कैसे आ पाएंगे, कितनी बार आना पड़ेगा। तो ये सब शंकाएं रहती हैं आमतौर पे। तो जैसा कि कीमोथेरेपी के बारे में, जैसे खर्चे के बारे में बात करें, तो कीमोथेरेपी का खर्चा अब काफी कम हो गया है डेफिनेटली। वो हजारों में ही होता है, 3 डिजिट में ही होता है, लेकिन अगर हम पहले की तुलना करें तो अब वो काफी कम हो चुका है। और हमारे पास अगर क्यूरेटिव सेटिंग में हम बात करें स्टेज 1, 2, 3 में, तो बहुत सारे सपोर्ट प्रोग्राम भी होते हैं, सोशल वर्कर हैं, और गवर्नमेंट की भी बहुत सारी तरीके से फंडिंग होती है जिसमें उनको मिल जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा पेशेंट को ही खर्च करना होगा। हो सकता है अगर उसके पास बीपीएल कार्ड है, गरीबी रेखा का कार्ड है, तो कई बार सपोर्ट मिल जाता है, सरकार की तरफ से अनुदान वो ले सकता है। और इसके अलावा आयुष्मान कार्ड, आजकल तो काफी पेशेंट के पास आयुष्मान कार्ड है, और हमारे हॉस्पिटल में भी अ, एक अच्छा खासा परसेंटेज आयुष्मान पेशेंट्स का है, जो कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत इलाज करा रहे हैं, और उनकी कीमोथेरेपी वगैरह काफी हद तक कवर हो जाती है। थैंक यू सर, आपने मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, सुन पा रहे हैं आपको। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छी इम्पोर्टेंस बातें बताई। और हम जो भी प्रेक्षक हमारे सुन रहे हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि जो जो बातें डॉक्टर ने बताई है वो अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करें, और जो भी पॉइंट्स है वो आप यूज कर सकते हो, ख्याल रख सकते हो। डरने की कोई बात नहीं है, बीमारी है तो ठीक है, लेकिन इलाज भी है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है। सो बंद कर। सो आज आज बहुत कम सवाल है, और अंतिमा और अरविंद बहुत बार बार बोल रहे हैं, चैट बॉक्स पे डाल रहे हैं सवाल पूछिए। मुझे लगता है बात कर रहे हैं उसमें सवाल जवाब हो रहा है अंतिमा। तो हमें अभी एक दो सवाल है वो ले लेते हैं, और कुछ मैं खुद ही पूछ लेता हूँ डॉक्टर अनुज से। एक है सवाल डॉक्टर अनुज, पेशेंट कमलेश्वर सिंह विद द केस ऑफ 18F, ठीक है वो है। सर, आई हैव completed माई केमो विच was directed by the doctors, so I want to know what is the treated plan and was the chemo preparation for bigger surgery like bladder removal, or it was as prevention? डॉक्टर अनुज। देखिए, इसमें जो ब्लैडर कैंसर में जो इलाज होता है वो केवल कीमोथेरेपी नहीं है। ठीक है, कीमोथेरेपी के बाद मरीज को या तो ऑपरेशन कराना पड़ता है या फिर रेडिएशन कराना पड़ता है। वो निर्भर करता है कि ऑपरेशन में किस तरीके का ऑपरेशन करना संभव है, या कई बार पेशेंट की चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि मरीज ऑपरेशन करा के ब्लैडर निकलवाना चाह रहा है या फिर वो रेडिएशन कराना चाह रहा है। लेकिन मरीज के पास हमेशा ये ऑप्शन नहीं रहता कि उसको चुनना है। कई बार उसके पास केवल सर्जरी का ही ऑप्शन रहता है या रेडिएशन का ही ऑप्शन होता है। कुछ कुछ कंडीशन होती है कि दोनों ऑप्शन मरीज को दिया जाता है कि वो क्या करना चाहता है। तो आपके केस में कमलेश्वर जी, जैसे आपने बताया कि कीमो के बाद आपका ब्लैडर निकाला गया, ये ट्रीटमेंट का पार्ट था, ऐसा नहीं कि वो बिना ऑपरेशन किए आपका इलाज पूर्ण हो पाता। तो कीमो के बाद जो ऑपरेशन किया गया वो बीमारी को पूरी तरीके से निकालने के लिए किया गया था। अगर हम ब्लैडर छोड़ देते तो बीमारी उसमें रह जाती, जो कि बाद में फैलने का रिस्क रहता है। तो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए कीमो के बाद आपका ऑपरेशन किया गया जिसमें कि ब्लैडर निकाला गया। थैंक यू कमलेश्वर जी, आपके सवाल का जवाब मिल गए होंगे। एंड एक्चुअली यही सही है, सपोर्ट ग्रुप का मतलब यही है कि कोई एक सवाल पूछे और वो कॉमन सवाल होना चाहिए ताकि सबको जवाब मिल जाए। एक को लंग कैंसर पेशेंट है, जुड़े हैं इस मीटिंग में, और उनका सवाल है डॉक्टर अनुज, एक्चुअली लंग का 3 मीटिंग होता है सर, वहां पे हम सवाल ले सकते हैं, लेकिन आपको ये भी नाराज भी नहीं कर सकते हैं, इसके ले लेते हैं कि चूंकि कॉमन सवाल है। गुड इवनिंग सर, लंग कार्सिनोमा में इम्यूनोथेरेपी का कीमोथेरेपी का महत्व क्या है? देखिए देखिए बहुत ही ये जो सवाल है काफी इसका आंसर
काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इसका जो रोल है दिन प्रति, मतलब कीमोथेरेपी का तो सेट है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी का रोल अभी दिन प्रतिदिन या फिर जैसे जैसे समय बीत रहा है बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर बीमारी पहले, दूसरे या तीसरे स्टेज में आई है, तब तो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी एक पार्ट है उस इलाज का। ठीक है, उसके अलावा आपको रेडियोथेरेपी या सर्जरी करानी पड़ेगी, जैसे कि ब्लैडर में होता है। लेकिन अगर चौथे स्टेज में आ रहा है तो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी ही करते हैं। और अगर बीमारी कहीं और चली जाती है, जैसे मान लीजिए हड्डी में चली जाए या फिर ब्रेन में चले जाए, उस कंडीशन में रेडियोथेरेपी करते हैं। तो स्टेज 4 में जो हमारा लक्ष्य है वो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देने का, या कई बार टारगेट थेरेपी, जैसा कि पेशेंट का रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से, वो है कि हम बीमारी को कंट्रोल में रखें, बीमारी की जो बढ़ने की स्पीड है उसको कम कर दें, मरीज की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम बेटर कर पाए, वो अपना दिनचर्या कर पाए, दर्द में रिलीफ हो जाए, सांस में रिलीफ हो जाए, खांसी में रिलीफ हो जाए, और जो भी जीवन है मरीज का वो हम बढ़ा सकें। तो अभी जो हमारे पास जो ट्रीटमेंट बन रहा है, क्योंकि आज से 10 साल पहले इम्यूनोथेरेपी नहीं थी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि इम्यूनोथेरेपी जो है काफी कॉमन हो गई है, और अब तो इम्यूनोथेरेपी जो जेनेरिक इम्यूनोथेरेपी कहते हैं वो भी हमारे पास 6 महीना 1 साल में जेनेरिक इम्यूनोथेरेपी भी आ जाएंगी। तो इसी तरीके से इम्यूनोथेरेपी पहले जो थी वो केवल स्टेज 4 मरीजों में इस्तेमाल होती थी, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में जो पेशेंट स्टेज 4 नहीं, यानी पहले, दूसरे और तीसरे स्टेज के कैंसर में भी इम्यूनोथेरेपी का रोल आ गया है। तो इसमें इम्यूनोथेरेपी देने से फायदा क्या होता है कि देखा गया है कि मान लीजिए हम जिन मरीजों को इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं और जिनमें नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें देखा गया है कि जो जिसमें इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं उसमें बीमारी को पलट के आने का खतरा कम हो जाता है। मान लीजिए, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ समझने के लिए, खतरा कम क्या हो जाता है। मान लीजिए कि हमने 100 मरीज का इलाज किया, तो हो सकता है कि 100 में से 5 साल बाद हमारे पास 80 मरीज बचे हैं, लेकिन अगर हम इम्यूनोथेरेपी भी दे रहे हैं तो वो 80 की जगह हो सकता है 85-88 हो जाए। तो इस तरीके से, मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इस तरीके से बेनिफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए इम्यूनोथेरेपी जो हम दे रहे हैं, अब हम उसको स्टेज 2-3 में भी दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास जो सर्वाइवल है और जो मरीज के अलाइव रहने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो इम्यूनोथेरेपी पहले हम लोग स्टेज 4 में दे रहे थे, अब स्टेज 2 और 3 में भी दे सकते हैं। तो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सबका रोल डिफाइंड है, गाइडलाइंस पूरी डिफाइंड है। यह है कि इम्यूनोथेरेपी का रोल अभी और बढ़ता जा रहा है, तो नई नई दवाएं, नई नई तरीके की इम्यूनोथेरेपी भी आ रही है, जिससे कि हम डिजीज को और बेटर तरीके से क्योर कर सकते हैं। हाय। एक निशांत का सवाल है। निशांत, आपके सवाल का तो मैं जवाब दे देता हूँ। ये हेल्थ रिलेटेड है। सो ठीक है, अगर आपका कोर्स सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो फिर से नया कोर्स बन सकता है, और आप जाकर को ओपीडी में कोई अरविंद अंतिमा से मिल सकते हैं, और पीएम फंड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन बात है कि पीएम फंड से एक ही बार हेल्प मिलता है, तो अगर आपने ले लिया होगा तो शायद मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अप्लाई कीजिए। जब बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा शायद मिलना चालू हो, तो करते रहना चाहिए। आपके एक एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, कि जी। ये लाइफ टाइम में एक बार नहीं है, साल में एक बार है। तो कोशिश करिए, कुछ जो समझदार मरीज होते हैं या जिनका थोड़ा सा लिंक होता है वो और फ्रीक्वेंटली भी करा लेते हैं। लेकिन साधारणतः अगर आप कुछ भी सोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, आपका कोई जान पहचान नहीं है, तो आप साल में एक बार ले सकते हैं। फिर एक बार जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टर कमलेश्वर का कंटिन्यूअस उसी में से कंटिन्यू सवाल है कि आई वांट टू नो दैट ब्लैडर रिमूवल कैन बी अवॉइडेड इफ द ट्यूमर इज completely removed using TURBT with no metastasis and lymph node. देखिए, इसमें इनका जो सवाल है, इसमें इसमें डिपेंड करता है कि ब्लड की जो ट्यूमर है उसका लोकेशन कहाँ है और कितना बड़ा है वो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक होता है ब्लैडर प्रिजर्वेशन सर्जरी, ब्लैडर प्रिजर्वेशन अप्रोच, उस कंडीशन में ब्लैडर को बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक जैसा इनका सवाल है इनके फाइल से रिलेटेड, तो उसके लिए फिर हमें डिटेल देखना पड़ेगा कि उस समय क्या था। ठीक है, लेकिन एक जनरल बात बता रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि ब्लैडर प्रिजर्वेशन अप्रोच भी होता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं होता है, उसके लिए हमें स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि मरीज उस कैटेगरी में फिट होता है कि नहीं फिट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब मरीज में ऑपरेशन करा ही जाता है या फिर पूरी थैली निकाली जाती है। कई बार पार्शियल
मतलब कुछ पार्ट निकालते हैं ब्लैडर का और उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। कई बार सर्जरी नहीं, रेडिएशन के थ्रू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में ब्लैडर बच जाता है या ब्लैडर का फंक्शन बच जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ट्यूमर की लोकेशन क्या है और ट्यूमर का एक्सटेंट क्या है। मतलब एक तो होता है कि वो जो पेशाब की नली, मतलब जहां से पेशाब बाहर ब्लैडर से बाहर निकल रहा है वहां पर है, या जहां से पेशाब किडनी से बन के ब्लैडर में आ रहा है वहां पर है, तो लोकेशन इस तरीके से चेंज जाता है। और साइज मतलब 2 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, एक्सटेंट क्या है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि सर्जन ब्लैडर बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। तो इन सब चीजों पर निर्भर करता है। आपके केस में अगर आप स्पेसिफिक जानना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि आप ओपीडी में एक बार सर्जन से मिल लें, क्योंकि सर्जन ही फाइनल डिसीजन मेकर होते हैं कि ऑपरेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑपरेशन सर्जन को करना है, वो अगल बगल की चीजों को बचा पाएंगे, ब्लैडर कंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे और अच्छा कॉस्मेसिस दे पाएंगे, इस सब पे डिपेंड करता है। तो श्री कमलेश्वर जी, ये इस ऐसे सवाल का जवाब जैसे डॉक्टर अनुज बोल रहे हैं, बिना सारा रिपोर्ट देखे, बिना फाइल देखे, बिना तहकीकात किए हुए देना बहुत मुश्किल है। तो जनरल क्वेश्चन का ही आंसर दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके सामने और रिपोर्ट नहीं है। तो प्लीज, जैसे सजेस्ट किया है सर ने, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको सही सजेशन दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अनुज। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो खास के केमोथेरेपी के पेशेंट होते हैं, तो केमोथेरेपी का रोल क्या है खास के ब्लैडर कैंसर में? बात तो ओवरव्यू बात हो गया, आपने डिस्कस किया, लेकिन स्पेसिफिक केमोथेरेपी का क्या रोल है? देखिए, आज से 10 साल पहले कीमोथेरेपी का जो रोल था केवल वो सपोर्टिव रोल था। जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता था, जिसको हम डेफिनेटिव कहते हैं, जो कि मतलब मूल है, वो सर्जरी या रेडियोथेरेपी होता था। तो इस ब्लैडर की कंडीशन में भी अगर हम किसी को ऑपरेशन के पहले हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं, तो उसका लक्ष्य है कि हम जो ट्यूमर को हम छोटा कर सकें, जिससे कि ऑपरेशन की जटिलता कम हो जाए। क्योंकि ऑपरेशन करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, ज्यादा बड़ा ऑपरेशन करेंगे तो ज्यादा साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन के चांस रहते हैं। इस कंडीशन में अगर हम कीमोथेरेपी पहले दे रहे हैं तो उसका लक्ष्य ये है कि जो बीमारी बड़ी है या फिर अगल बगल के नोड्स में भी है उसको हम कम कर सकें, जिससे कि ऑपरेशन करना सर्जन के लिए आसान हो जाए। एक तो ये तरीका हो गया जब हम एनएससीटी देते हैं। दूसरा होता है कि जब हम ऑपरेशन पहले हो गया है उसके बाद कीमोथेरेपी देते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे स्टडीज होती हैं, ट्रायल्स हुए हैं, उसमें देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद अगर कीमो दे रहे हैं तो बीमारी को वापस आने का चांस कम हो जाता है बनस्पत उन पेशेंट में जिनको हमने केवल ऑपरेशन करके छोड़ दिया है। तो देखा गया है कि अगर हम ऑपरेशन करने के बाद कीमो दे रहे हैं तो बीमारी के रिकरेंस का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में इसका पर्पज ये है। तो दोनों ऑपरेशन के पहले कीमो देने का लक्ष्य दूसरा है, ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी देने का लक्ष्य दूसरा है। इस कारण से हम कीमोथेरेपी देते हैं। इसी इसी आधार पे हम इम्यूनोथेरेपी, जो ऑपरेशन के बाद इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, उसका भी यही आधार है कि जो भी बीमारी को पलट के आने का रिस्क है वो हम कम कर सकें। थैंक यू डॉक्टर अनुज। एक सवाल मैं फातिमा से पूछना चाहते हैं, जब तक अगर कोई सवाल डालते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अपन आज का समापन करेंगे। डॉक्टर अनुज, थोड़ा सा फातिमा, आप सुन पा रहे हो मुझे? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। सो फातिमा, आपका पूरा ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पे हिंदुस्तान में, टाटा हॉस्पिटल में, एंड आपने सारा चीज देखा, और अभी आप बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप से देश के साथ जुड़े हुए हैं, जो ब्लैडर कैंसर पेशेंट हैं। जो इनिशिएटिव था 5 वुमन, वर्ल्ड में 5 वुमन ब्लैडर कैंसर, एंड न्यू आप एक और रोल में हो। तो क्या है हमारे देश में और बाहर के देश में, क्या अंतर है एज ए पेशेंट के प्रोस्पेक्टिव से? अ, जैसा कि टाइम, सर सबसे पहले तो टाइम, जैसा यहाँ पे पेशेंट ज्यादा है, और जिस डॉक्टर्स ने जैसा बोला कि वो देना चाहते हैं टाइम पर दे नहीं पाते। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने शुरू किया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो पेशेंट्स हैं वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और जो दूसरी बात है कि
थोड़ा जो एजुकेशन जो है कि मतलब लोगों को समझाना समझना, वो एक एक ऐसा मतलब है कि मैं आपको हाँ, समझा नहीं पा रही कि मतलब रिलैक्स रिलैक्स, मैं अचानक पूछ दिया आपको, इसके लिए ये हो रहा है, बट कोई बात नहीं। आप आराम से एक लंबा सांस लीजिए एंड देन फिर उसके बाद बात करें। अब पीछे आपके देखिए बेटी भी है। यस यस, आराम से। हाँ जी। हाँ सर, तो मतलब इसमें टाइम देना बहुत जरूरी है, समझना अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है कि अगर डॉक्टर कितना भी समझाते रहेंगे हमें, जब तक हम समझने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ट्रीटमेंट का असर कुछ नहीं होगा। जब हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने विल पावर से, और अपना माइंड सेट कि हमारा फोकस क्या है। अब कैंसर वो हो तो गया है, इसको ठीक होना नहीं होना वो एक अलग बात है, पर मैं हाँ, सर आपका क्वेश्चन का जवाब दे पा रही हूँ ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं फिर से चीजों को। एंड जब तक हमारे सर कुमार सर ज्वाइन हुए, फातिमा थोड़ा सा ये ले लीजिए, एक ब्रीद ले लीजिए। आप बहुत अच्छे तरह से, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, करते हैं और करेंगे, थोड़ा सा फिर कर दें। कुमार सर हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मुझे क्या, बहुत सारे हिंदुस्तान में अगर बात हो तो सर का बहुत बड़ा ये है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, और टाइम नहीं होता है उनके पास। और सर जब भी हम लोग आपको बोलते हैं सर कि सपोर्ट ग्रुप हो रहा है और उसमें सबसे पहले आप आगे रहते हैं सर, तो आज हम लोगों का जानने का यही आपसे सर कि क्या रोल है सपोर्ट ग्रुप का, और क्यों आप पूरे हिंदुस्तान में सपोर्ट ग्रुप मीटिंग का इतना बढ़ावा देना चाहते हैं सर। कुमार सर। थैंक यू संजीव जी। नो सपोर्ट ग्रुप जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका रीज़न ये है कि जो पेशेंट की आवाज़ जो है ना, पेशेंट केयर में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे यहाँ थोड़ा कम है। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की आवाज़ सुनी जाए। एंड दूसरा है कि जो पेशेंट का एक्सपीरियंस है ना, वो हम जितना भी हम कोशिश कर लें एज अ डॉक्टर, उतने एक्सपीरियंस हम हो नहीं सकते। तो जो अगर पेशेंट अपनी एक्सपीरियंसेस को बताता है किसी और पेशेंट को भी, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इन दो कारणों से मेरे लिए पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड नो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम, जो कि इस दिशा में काफ़ी काम करते हैं। और मेरी तरफ से जो रहेगा सहयोग वो हमेशा रहेगा। प्लीज़ कीजिए, आगे बढ़िए, और कई सारे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बनाइए जिससे पेशेंट्स को उनकी आवाज़ मिले, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू संजीव जी। थैंक यू सर, आपके टाइम निकालने के लिए। और एक चीज तो मैं कहीं भी बोलूंगा कि सर ने बोला था मुझे कोविड में कि आप स्टार्ट करो, एक भी सपोर्ट ग्रुप बिना डॉक्टर के आपका बंद नहीं होगा। एंड कंटिन्यू हम लोग लंग का 138 और बाकी सारे सपोर्ट ग्रुप मिला दें तो लगभग 250 मीटिंग हुए हैं और एक भी बंद नहीं हुआ है। उसका बिल्कुल सर आपका जाता है पूरा क्रेडिट सर। एंड पूरे पेशेंट केयर गिवर और जितने भी हमारे साथी हैं सबके तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू संजीव जी। धन्यवाद आपका संजीव जी, थैंक यू। या सो फातिमा, जी सर। एक एक तो ये जो सपोर्ट ग्रुप है आप लोगों को रन करना है। जैसे सर सर हमें बोलते हैं, हम आप सब लोगों को इकट्ठा करते हैं एंड हम लोग सब मिलके इसको चलाते हैं। तो ये आपका सपोर्ट ग्रुप है। लंग में भी जो पेशेंट और केयर गिवर हैं वो सब रन कर रहे हैं। ये ब्लाडर का भी फातिमा और केयर गिवर और बाकी जितने भी लोग हैं वो सब मिलके इसको चलाएंगे। तो ये हम सबका है, ठीक है। सो मैं आपसे ये सवाल पूछा था कि आप हिंदुस्तान में भी आपने देखा कुछ सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन किए, और आप अभी बाहर के देश में भी कुछ मीटिंग अटेंड किए, तो वो आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रहे थे उसके लिए। जी। यहाँ पे
जो पेशेंट्स है और जो कन्वर्सेशन पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में एकदम क्लियर नहीं हो पाता है। यहाँ पे लोग झिझकते हैं, शर्माते हैं, अपनी क्वेरीज क्लियर नहीं करते, और डॉक्टर्स के पास भी टाइम की उतनी सफिशिएंसी नहीं होती है। वो उतना टाइम चाहते हुए भी नहीं दे पाते हैं, उतने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते। और वहां पे पेशेंट्स बिना डरे, बिना किसी शायनेस के अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। और ट्रीटमेंट जैसा यहाँ अपने हिंदुस्तान में है वैसा वहां पे भी है। यहाँ पे भी हमारे बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, तो ऐसा ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में है, जिसे हमें अ, को ओवरकम करना चाहिए। कि मतलब पेशेंट्स को डरना नहीं चाहिए कि हमारा क्या क्वेश्चन है, या शर्माना नहीं चाहिए कि हम कैसे पूछें, क्या, जैसे पहले अभी बात हुई अभी मीटिंग में कि क्या सोचेंगे लोग। ये हमारी तकलीफ है, हमें पूछना है कि हम कैसे ठीक होंगे, हमारा ट्रीटमेंट किस तरह से अच्छा होगा। तो बस मुझे तो यही लगता है कि ओके। जो मैंने देखा। जी जी जी। तो आप क्या दो मैसेज, दो नहीं तीन मैसेज आप क्या देना चाहेंगे पेशेंट केयर गिवर के लिए? और यहाँ पे हमारे डॉक्टर भी हैं, सर भी हैं, डॉक्टर अनुज भी हैं, तो भी है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स को, केयर गिवर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बिना डॉक्टर्स के और केयर गिवर्स के हम पेशेंट्स एकदम अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते। और और दूसरी बात कि हम पेशेंट्स को, हमें हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो डॉक्टर भी इजीली हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, और हम भी इजीली उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। और अगर हम स्ट्रेस लेंगे कि हाँ अभी कैंसर हो गया, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सोचते रहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। स्ट्रेस फ्री रह के एकदम ठंडे दिमाग से, स्ट्रॉन्ग विल पावर से अपने ट्रीटमेंट को कैरी ऑन करना है। और ये सोचना है, इस चीज पे फोकस करना है कि हमें किसके लिए ठीक होना है, बस। तो या विल थैंक पावर सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फातिमा जी। तो हम लोग एक ही रास्ते पे हैं सब लोग के। सर बोल के गए या डॉक्टर अखिल बोले या फिर वनीता मैम बोली कि चाहते हुए भी कि टाइम देना है हमें ओपीडी में। कभी कभी ये हो पाता है, इतने पेशेंट होते हैं कि हम नहीं टाइम दे पाते हैं, और उस वजह से कि यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप मीटिंग है कि एक लोग कोई अगर सवाल पूछता है तो मन में वो दूसरे को भी पूछने का होता है, लेकिन वो नहीं पूछते हुए भी उनका जवाब मिल नहीं। जाता है। तो कोई जरूरी हाँ। नहीं है कि हर कोई वही सवाल पूछे चीजों को। हाँ। तो हाँ। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि खास के पेशेंट लोगों के लिए कि अगर आपको कुछ भी मन में डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आपका जो सवाल है उसका जवाब कैसे मिलेगा? ये अब चीजों के लिए मिलेगा। आप ये आप बता रहे हैं कि ये खास के जो अस्टिग्मा हम समझ सकते हैं लोगों को, क्योंकि मन में एक जो डर है कि लोग क्या बोलेंगे कि कैंसर हो गया तो क्या है, ये चीजों को। ये आप बोल रहे हैं कि बाहर के देशों में कम है, हमारे देशों में अभी भी ये चीजें हैं। हाँ, ओके। थैंक यू फातिमा जी। क्योंकि और अगले अभी भी हमारे देश में अभी भी इस बीमारी को ऐसा एज अ मतलब अनटचेबिलिटी जैसा लिया जाता है। बहुत से लोग इसको इस तरह से भी लेते हैं कि ये, तो वो लोग इसमें शर्माते हैं कि अब मैं कैसे बताऊं कि मुझे कैंसर हो गया है या मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इसलिए वो अपने आप को मतलब नहीं शेयर कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स, या डॉक्टर से या किसी से भी शेयर नहीं कर पाते। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे सब बिना डरे, बिना झिझके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स के पास भी टाइम है और पेशेंट्स जी, पेशेंट पूछ भी एक सकते हैं। सवाल पूछेंगे तो बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा, और ये लाइव होगा, यूट्यूब पे होगा, तो बाद में भी जाकर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम सब मिल के जो अभी भी स्टिग्मा है उसको दूर करेंगे, सभी लोग मिलके। और अगले मीटिंग से, जैसे हमने बोला था, आप ही ये मीटिंग को होस्ट भी करोगे। आज हम सब लोग हैं, लेकिन आगे से आप और भी ब्लैडर कैंसर के जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग भी आगे बढ़ के फातिमा जी को
सहयोग करेंगे तो आपका मोस्ट वेलकम होगा। थैंक यू। डॉक्टर अनुज, कुछ एक दो सवाल है वो ले लेते हैं। हाँ अवश्य। हाँ, तो एक तो है, मैं भानु प्रकाश पांडे। अगर आप देख रहे हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। बोलूं मैं पढ़ूं नहीं या नहीं, फिर आप पढ़ लोगे? चिंता सवाल है ये। इनका है, प्रणाम सर, मैं भानु प्रकाश आप पढ़ पांडे। दीजिए, हाँ पढ़ दीजिए। हाँ, सॉरी, इनका जवाब दे दिए हैं क्या डॉक्टर अनुज? हाँ एक मिनट, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ मेरे, एक बार। ठीक है। इनका सवाल है कि इनका कीमोथेरेपी शुरू होने वाला है, तो क्या सावधानी बरतनी है। इनका सवाल ये है, अभी इनका ऑपरेशन हुआ है। उसमें देखिए कीमोथेरेपी इसमें वैसे तो एक जो कीमोथेरेपी देते हैं वो गाइडलाइन के हिसाब से सेट ही है, लेकिन तब भी एक बार कीमोथेरेपी देने से पहले उम्र के हिसाब से और इनकी किडनी के फंक्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी है उसके लिए इन कोई कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं दे सकते। उसके लिए हम पहले तो एक जांच कराते हैं ना, जो भी ब्लड जांच कराते हैं कीमोथेरेपी के पहले, वो कराएंगे। और अगर उम्र ज्यादा हुई तो बाकी भी कुछ और भी कोमॉर्बिडिटी देखने के लिए कि शुगर है या कोई हार्ट की बीमारी है, वो सब देखने के लिए कुछ जांच कराते हैं। तो जैसे कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट्स जैसे उल्टी होना, ठीक है, सबसे कॉमन हो सकता है, कमजोरी लग सकती है, भूख कम हो सकता है। तो इनके लिए जैसे उल्टी के लिए अब तो हम काफी दवाएं आ गई हैं पहले से, जो हम कीमो लगने से पहले और कीमो के साथ कीमो के बाद टैबलेट के रूप में जो हम दे देते हैं, जिससे उल्टी वगैरह नहीं होती। तभी कुछ मरीजों को हो सकती है, जो कि जो कि अगर आप टीएमएच में टाटा यहाँ वाराणसी में ले रहे हैं जैसा आपने बताया, तो हमारे डिस्चार्ज में एक फोन नंबर भी लिखा रहता है, जिसपे आप कांटेक्ट करके उसकी दवाएं आप पूछ सकते हैं ये उस कंडीशन में। उसके अलावा जो और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉमन होता है भूख की कमी और कमजोरी लगना, या अंदर से अच्छा ना लगना। इन सब ये सब चीजें हो सकती हैं। देखिए कीमोथेरेपी के साथ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होगा, जिसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता चाहे हम कोई भी दवा दे दें। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि अगली बार जो भी आपको तकलीफ हो उसके हिसाब से हम उसका निदान करने के लिए दें। तो उसके लिए भी भूख की भी दवाएं हैं, और कमजोरी की भी कुछ दवाएं वगैरह जब महसूस होता है देते हैं। इसके अलावा आपको जो प्रिकॉशन रखना है वो होता है कि जब हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो पानी आपको प्रचुर मात्रा में लेना है, आराम अच्छे तरीके से करना है, साफ सुथरा घर का बना साफ सुथरा खाना खाना है, ताजा खाना खाना है। अगर आप फल ले रहे हैं, जैसा कि आपके डॉक्टर या उस समय कीमो काउंसलर आपको बताते हैं कि खाना फल वगैरह कैसे लेना है, कौन सा ले सकते हैं, किस प्रकार से लेना है, उस पर आपको ध्यान देना है। मेन चीजें होता है जो आपकी तरफ होता है, अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखना, पानी अच्छे से पिए, और सफाई का ध्यान रखना, ये हाइजीन का ध्यान रखना, जिससे कि कोई भी इंफेक्शन आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि कीमोथेरेपी कैंसर के मरीज और खासकर तौर पे कीमो लगने के बाद पेशेंट की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, अगर हम नॉर्मल व्यक्ति से उसका कंपेयर करें। तो इस कंडीशन में हम कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई बाहर से इन्फेक्शन ना आ जाए, इसलिए ये चीज बताया जाता है कि आप लोग साफ सुथरा खाना खाएं और हाइजेनिक तरीके से रहें। यही दो मेन प्रिकॉशन है जो आपको लेना है, और बाकी चीजें जो आपका स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होती है उसके हिसाब से आपको उस समय डॉक्टर बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, अगले महीने फिर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए डॉक्टर अनुज। सो हरिलाल राम जी का है कि मेरा 20 रेडिएशन एंड 4 केमोथेरेपी हुआ है, 17 फरवरी को पूरा हो गया है, लेकिन साइड इफेक्ट्स में उनको लूज मोशन हमेशा लगता है। देखिए उसमें लूज मोशन के लिए एक कारण नहीं कह सकते ना, एक जैसे कई बार क्या होता है कि एक तो कभी कभी लोगों ने, आपने सुना भी होगा कि लोग जब टेंशन में आते हैं, एग्जाम के पहले जाते हैं, तो उनको कुछ जो हमारे स्नायु तंत्र होते हैं उसके एक्टिवेशन के कारण हो सकता है। दूसरी चीज कीमो के साइड इफेक्ट के कारण, जैसे मैंने बताया कि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ
ऐसा खा लिया है या किसी कारण से कुछ कीटाणु चले गए, तो उस कंडीशन में गैस्ट्रोएंटराइटिस या फिर इस तरीके के पेट के इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें कि लूज मोशन हो सकता है। तो उसके लिए अगर हमेशा लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो बेहतर रहेगा कि आप डॉक्टर से आके दिखा लीजिए, चाहे टाटा में आ जाइए, या फिर अगर आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका तो एक बार आप लोकल फिजिशियन, अगर आप टाटा से दूर रह रहे हैं तो आप एक बार लोकल फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं। लगातार होने का कारण तो कीमो से संबंधित नहीं हो सकता, क्योंकि कीमो में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ट्रांजिएंट होते हैं। ट्रांजिएंट मतलब कुछ समय के लिए रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका खून में कमी आई या कमजोरी हो रही है, उल्टी हो रही है, आपको महीनों रहेंगे। वो 2-4 दिन 10 दिन बाद वो फेड अवे हो जाते हैं या कम कम हो जाते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इतने दिन के बाद भी आपको लूज मोशन हो रहा है, तो बेहतर रहेगा कि आप जो भी आपके डॉक्टर है, चाहे रेडिएशन अगर चल रहा है तो उसमें चाहे दिखा लीजिए, या फिर कीमो में दिखा लीजिए। दूसरा चीज, एक चीज, हाँ, आपने कहा रेडिएशन चल रहा है। कई बार रेडिएशन के कारण, क्योंकि जो पेशाब की थैली है और जो मल का जो हमारा इंटेस्टाइन है और जो लेट्रिन का रास्ता होता है वो थोड़ा सा बहुत आसपास है। तो एक बार अपने रेडिएशन के डॉक्टर से भी डिस्कस कर ले कि ऐसा तो नहीं कि रेडिएशन का कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है जिसके कारण इनको बार बार मोशन हो रहा है। तो ये 2-3 कारण है। तो उसको एक बार, अगर आप एक बार रेडिएशन के डॉक्टर से डिस्कस कर लेंगे, या अपने जो भी फिजिशियन आपको देख रहे हैं कीमो डॉक्टरों से डिस्कस कर लेंगे, तो जरूर आपको इस समस्या का निदान हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर अनुज। अंबर, हाँ जी। बस अब आपके हवाले हैं, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड यही है कि हम लोग इस बार बेहतर तैयारी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हम एक्सपीरियंस्ड हैं। अपने अवेयरनेस, अपने सोशल मीडिया, अपने टर्म्स एंड कंडीशन, कैसे आगे बढ़ना है। फातिमा जी हैं ही हमारे साथ कि वो अच्छे से मीटिंग को हैंडल करें। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम लोग सक्सेसफुली जितना अ, अपनी हमारी क्षमता है उसके बियॉन्ड जाके अपनी अपना काम कर रहे हैं और दे रहे हैं। सभी लोग, संदीप हैं दिख रहे हैं, उनका बहुत योगदान रहा है इसमें। तो बस यही है वे फॉरवर्ड संजीव, कि हम लोग थोड़ा अब एक बार रीसेट हैं वापस से और मेहनत करने के लिए। और अगर हम बेहतर करेंगे तो पेशेंट भी हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे, और जितना वो ज़्यादा जुड़ेंगे उतना हम मोटिवेट होंगे। तो डेफिनेटली हम यही गुजारिश करते हैं सबसे कि आप लोग जुड़िए हमसे, और थोड़ा अपने वर्ड ऑफ माउथ लोगों को भी बताइए कि इस तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं। क्योंकि इतना तो हमें यकीन है, और इतना यकीन दिला सकते हैं कि आप जब एक बार मीटिंग अटेंड करेंगे तो फिर आप करेंगे उसके बाद। तो बस इतनी ही आप लोग से विनती है कि आप लोग अपना अपने स्तर पर इसको थोड़ा अवेयर करें। अगल बगल जो भी आप कहीं सुनते हैं, कोई दोस्त, फैमिली, दूर, भगवान न करे किसी को हो, लेकिन अगर है इस तरह की कोई समस्या, तो आप जरूर एक दूसरे को ये बात बताइए। और फिर बाकी चीज़ों के लिए तो हम लोग हैं यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू अंबर जी। और सबसे पहले थैंक यू सवाल जवाब के लिए डॉक्टर्स का और हमारे जो मान्यवर है संजीव सर उनका। आज की ये जो पहली ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग जो हुई है, काफी, मैं सभी का, सबसे पहले जो हमारे मान्यवर है डॉक्टर कुमार सर, डॉक्टर विनीता मैम, डॉक्टर अनुज, डॉक्टर अकील, हमारे जितने भी ब्लैडर सपोर्ट के कोऑर्डिनेटर्स, वॉलंटियर्स, पेशेंट्स, खास करके सबसे पहले पेशेंट्स और उनके केयर गिवर, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज काफी अच्छा समय निकालकर आप इस मीटिंग के मीटिंग में आए, जुड़े, और हमारे इस सपोर्ट ग्रुप को आपने बढ़ावा दिया। बस इसी इसी तरह से हम हर बुधवार में, हर महीने के बुधवार में शाम के 4 बजे मिलेंगे, और हमारी जो ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप की जो मीटिंग है जो शुरू हुई है उसकी शुरुआत अच्छे से करेंगे, और मैक्सिमम लोगों को मिलने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग में जुड़े और अपने विचार व्यक्त करें और इस ब्लैडर सपोर्ट ग्रुप का फायदा लें। यही मैं चाहता हूँ। सो वंस अगेन मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इस ब्लैडर सपोर्ट पहली मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।